हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन इट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स। फर्स्ट इज श्रम शक्ति नीति 2025। श्रम शक्ति नीति क्या है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आता है। सेकंड इज मीना माता कन्वेंशन, GS2 एंड GS3 का पार्ट है। ठीक है, मीना माता कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स। एंड थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये मेंस और प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले साल प्रीलिम्स में है ना। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये दोनों टॉपिक हो सकता है आपको देखने के लिए मिलेगा। मीना माता कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ भी, या ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, जिसमें हम बस्टर्ड की बात करेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करने वाले हैं। श्रम शक्ति नीति, श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत, है ना। एक तरह से आप हार्डवर्क करते हो, उसको हम श्रम बोलते हैं। और शक्ति, श्रम शक्ति मतलब लेबर्स के लिए क्या पॉलिसी है, लेबर्स के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, क्या पॉलिसी बननी चाहिए। ये पॉलिटी, गवर्नेंस और इकोनॉमी का पार्ट बनता है। एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स, अ लेबर पॉलिसी इम्पटी प्रोमिसेस। वर्कर्स एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, लेबर पॉलिसीज नहीं है, प्रोमिसेस इम्पटिंग हैं। इंडिया में जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उसमें से 90% लोग इनफॉर्मल हैं। इनफॉर्मल, फॉर एग्जांपल ये डेली वेज लेबर देखो, है ना, ईंटा ढोने वाला, तो ये लोग क्या है? इनफॉर्मल वर्कर है। इनफॉर्मल वर्कर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल? इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो फॉर्मल का मतलब, आप जिस कंपनी में काम करते हो आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, ठीक है, मंथली सैलरी मिलता है, उसमें आपकी हॉलीडेज वेल डिफाइंड होती हैं, उसमें आपका प्रोविडेंट फंड कटता है। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं आपके एम्प्लॉयमेंट को क्या बनाती हैं? फॉर्मल बनाती हैं। जबकि आपका भले ही आपको सैलरी मिल रहा हो बट हॉलीडे वेल डिफाइंड नहीं हो, ठीक है, PF वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता हो, तो आपका जॉब जो होता है वो क्या हो जाता है? इनफॉर्मल हो जाता है। तो इंडिया के 90% जो लोग काम करते हैं वो लोग इनफॉर्मली ही काम कर रहे हैं। कंटिन्यूज टू फेस प्री कैरियर्स, प्री कैरियर्स मतलब डेंजरस वर्किंग कंडीशन, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी, PF, इंश्योरेंस, है ना, इस तरह का सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एंड एक्सप्लॉइटेटिव रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस, रिक्रूटमेंट के टाइम पे उनसे बॉन्ड वॉन्ड साइन करा दिया जाना, कई बार तो उनके डॉक्यूमेंट रख लिया जाना, ठीक है, ये रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस भी क्या है? एक्सप्लॉइटेटिव। Against this backdrop, the government introduced draft Shram Shakti Niti, a policy envisioned a future ready and rooted in India's traditional ethos. However, the policy fails to address structural injustice. गवर्नमेंट ने तो ये नीति दिया है, बट जो ऑथर हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उन्होंने बोला है कि ये जो भले ही श्रम शक्ति नीति स्ट्रक्चरल इनजस्टिस को एड्रेस नहीं कर पा रही है इंडिया के लेबर इकोनॉमी में। टर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस ऑफ डिग्निटी एंड इक्वालिटी इनटू डिजिटल रिटोरिक, वो डिजिटल रिटोरिक बन के ही रह जा रहा है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लेबर प्रोटेक्शन इन इंडिया? लेबर प्रोटेक्शन का क्या स्टेटस है? प्रीवेलेंस ऑफ फोर्स लेबर। इंडिया होस्ट एन एस्टिमेटेड 11 मिलियन पीपल इन मॉडर्न स्लेवरी। इंडिया जो है 11 मिलियन पीपल को होस्ट करता है मॉडर्न स्लेवरी में। द हाईएस्ट ग्लोबली, जो ग्लोबली हाईएस्ट है एज पर द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2024, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग। Informal workers in steel, textile, seafood and quarry sectors are routinely denied contract. जो स्टील सेक्टर में काम करने वाले इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं, टेक्सटाइल में, सी फूड में, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स कई बार उनका नहीं इंश्योर हो पाता है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ESI जो उनको मिलना चाहिए एक एम्प्लॉय को, है ना, खासकर जब एम्प्लॉय की सैलरी कम होती है तो वो नहीं मिल पाता है। थोड़ी ज़्यादा सैलरी होती है तो प्रोविडेंट फंड, ये सब नहीं मिल पाता है ना, डेली वेजेस में आ जाते हैं वो लोग। लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन उनको आर्टिकल 14 से देता है, आर्टिकल 16 से देता है, आर्टिकल 23, ये सब फंडामेंटल राइट भी उनके लिए वायलेट होते रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 23 किसके बारे में बात करता है? फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करने के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। तो ये वीकली इन्फोर्स हैं और बीच में, है ना, वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में मिडिल मैन आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इनइफेक्टिव कर देते हैं। व्हाट डज द श्रम शक्ति नीति 2025 प्रपोजेस? श्रम शक्ति नीति क्या बोलता है? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट। यूनिवर्सल, हर किसी के पास एक सोशल सिक्योरिटी अकाउंट होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी अकाउंट मतलब जिसमें आपका पैसा जमा होते रहे, जब आप रिटायर हो जाओ या जब आप डिसेबल, कोई पर्सन डिसेबल हो जाए, उस टाइम पे, जब क्राइसिस में रहे, उस टाइम पे ये सोशल सिक्योरिटी फंड का यूज कर पाए। तो पहले से ऐसा सोशल सिक्योरिटी अकाउंट जो है, पहले से EPFO का फंड है, पहले से
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, पहले से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पहले से ई श्रम है। इन सब को मर्ज करके एक यूनिवर्सल, एक सिंगल अकाउंट बनाने की बात हो रही है इनटू अ पोर्टेबल लाइफ लॉन्ग सोशल प्रोटेक्शन आईडी, जिससे कि हेल्थ इंश्योर किया जा सकेगा, पेंशन, मैटरनिटी, एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस अक्रॉस ऑल एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स फुलफिलिंग आर्टिकल 41। है ना, जब भी आप गवर्नेंस के आर्टिकल लिखो तो आप सीधे सीधे ये चीज लिख सकते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है, बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है जो गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो खैर क्या इसके बेसिस पे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड इन्फोर्समेंट टारगेट्स नियर जीरो फैटिलिटीज, है ना, जब ऑपरेशन मतलब माइंस में काम करने वाले लोग, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, वहां पे फैटिलिटीज नहीं हो, फैटिलिटीज नियर जीरो हो 2047 तक। ठीक है, इस तरह से इक्विपमेंट आ जाए, रोबोट आ जाए कि इंसानी मौत नहीं हो। जेंडर सेंसिटिव रिस्क ऑडिट हो आईएलओ कन्वेंशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 42 के हिसाब से। एआई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन हो, एआई ड्रिवन प्लान्स टू यूज नेशनल करियर सर्विस फॉर एआई बेस्ड जॉब मैचिंग, जॉब मैचिंग एआई से मैच किया जाए, क्या स्किल है, क्या जॉब अवेलेबल है, क्रेडेंशियल्स का वेरिफिकेशन किया जाए, स्किल्स का मैपिंग की एक छोटे शहर में कितने लोगों के पास क्या क्या स्किल्स है, फिर उसी हिसाब से उनको स्किल्स सिखाया जाए, उसी हिसाब से उनको जॉब दिया जाए। विमेन एंड ग्रीन ट्रांजिशंस एम टू रेज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन टू 35% करने की बात हो रही है 2030 तक, है ना, कि फीमेल लेबर फोर्स चाइल्ड केयर में आएगी, उनको इक्वल पे मिलेगा। फ्लेक्सिबल गिग्स, गिग्स मतलब एक छोटा वर्क मिलना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिग, एक कॉन्ट्रेक्चुअल छोटा मोटा वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, कोई भी कॉमेडियन है, उसको एक क्या मिलता है, कहीं पे जाके वो एक जगह पार्टिसिपेट कर पाता है, परफॉर्म कर पाता है, तो वो क्या है, गिग हुआ। promises a just transition for fossil fuel worker in line with SDG 13। SDG 13 के लाइन में एक जस्ट ट्रांजिशन हो। SDG 13 क्या है, जो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड। तो इसमें देखो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी पूरे हो रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी ध्यान में रखना है। तो यहां तक तो सब सीख है। कंसर्न्स कहाँ पे? कंसर्न्स है एब्सेंस ऑफ फंडिंग एंड इन्फोर्समेंट। जो यूएसएसए की बात हो रही है, यूएसएसए मतलब यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, ये यूएसएसए में क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन करेगा और एम्प्लॉयर, जो आदमी, जैसे आप किसी गूगल में काम करते हो तो गूगल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जो आपका एम्प्लॉयर है। विदाउट फिजिकल बैकिंग, जब तक पैसा नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी सिर्फ सिंबॉलिक है ना, पैसा ही तो चाहिए सोशल सिक्योरिटी में। डिजिटल एक्सक्लूजन, बहुत सारे लोग 38% लोग अभी भी डिजिटली लिटरेट नहीं है। ठीक है, वुमेन डिजिटली लिटरेट नहीं है, एल्डरली नहीं है, तो आर्टिकल 14 यहाँ 15 सॉरी वायलेट होता है। वीक लेबर इंस्पेक्शन एंड ओवरसाइट, लेबर इंस्पेक्शन, स्टोरेज ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड एब्सेंस ऑफ इन्फोर्सेबल पेनल्टीज मेक द नॉन जीरो फैटिलिटीज टारगेट अनरियलिस्टिक। नॉन जीरो जो फैटिलिटी टारगेट है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड एब्सेंस ऑफ इन्फोर्सेबल पेनल्टीज के चक्कर में। इरोजन ऑफ यूनियन पावर इरोड हो रहा है। द पॉलिसी साइडलाइंस कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड लैक ट्रीपार्टाइट इन्फोर्समेंट। पॉलिसी जो है साइडलाइन करती है कलेक्टिव बार्गेनिंग को और ट्रीपार्टाइट इन्फोर्समेंट लैक करती है। ट्रीपार्टाइट का मतलब क्या होता है, एक साइड से आपके रहेंगे एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई रहेगा, एम्प्लॉयर रहेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉई तो मतलब उसको तो पैसा मिलेगा, उसकी बात अलग है, मेन तो क्या है, एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, ये ट्रीपार्टाइट अग्रीमेंट फोर्समेंट होना चाहिए। वीकनिंग वर्कर रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 19(1)(c), फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट आर द मेजर कंसर्न? इरोजन ऑफ यूनियन पावर, द पॉलिसी साइडलाइंस कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड लैक्स ट्रीपार्टाइट इन्फोर्समेंट, ट्रीपार्टाइट इन्फोर्समेंट नहीं होना। एल्गोरिदम बायस एंड गिग का एक्सप्लॉयटेशन होना, जो भी गिग वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन, है ना, जोमेटो स्विगी वर्कर्स और भी गिग वर्कर्स। जेंडर इनइक्वालिटी एंड मेंटल हेल्थ, without maternity benefit and quotas for informal women workers, gender targets remain aspirational. ग्रीन ट्रांजिशन विदाउट जस्टिस कैसे हो पाएगा? जस्ट ट्रांजिशन गोल्स फॉर कोल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स लैक इनकम रिप्लेसमेंट और स्किल सेफ्टी नेट्स, रिस्किंग क्लाइमेट लिंक्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लाइमेट लिंक अनएम्प्लॉयमेंट में जनरल हो सकती है। वे फॉरवर्ड क्या है? पहले तो ट्रीपार्टाइट गवर्नेंस हो, वर्कर भी शामिल हो, खुद के गवर्नेंस में एम्प्लॉयर भी है और स्टेट मतलब गवर्नमेंट भी हो। ऑफलाइन एक्सेस हो, ठीक है, ग्रीवियांस रिड्रेसल, जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी सुनी जाए, सिर्फ ऑनलाइन ही ऑफलाइन भी सुनी जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो।
एआई एथिकल एआई यूज हो, यूनियन वेटेड एल्गोरिदम्स हो, एल्गोरिदम्स है ना। एआई जो है कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम जो है वो एल्गोरिदम बहुत अच्छे एल्गोरिदम नहीं होते हैं, यहाँ बहुत उसमें बहुत सारा बायस होता है, बायस को चेक करना होगा। फिजिकल एंड लीगल बैकिंग, स्टैट्यूटरी फंडिंग ऑब्लिगेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। ग्रीन एंड जेंडर जस्टिस, integrate income support and re-skilling schemes into climate transition and enforce gender based quotas for informal worker। informal worker के लिए gender based quota हो, right based audit हो, launch annual labor right audits to assess compliance, ensure accountability and align with India's ILO commitments। अब इसके ऊपर मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने आंसर तो दे दिया है बट आपको आंसर बिना देखे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। और फिर आप आंसर्स, मॉडल आंसर देख सकते हो। मीना माता कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मीना माता कन्वेंशन? बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मीना माता, मीना माता क्या है? व्हाट इज मीना माता? मीना माता इज अ प्लेस इन जापान, ठीक है। तो प्लेस इन जापान जहां पे मरकरी है ना, मरकरी का कंजम्पशन जो है, मरकरी पॉइजनिंग लोगों को होने लग गया था, मरकरी पॉइजनिंग। वहां जो फिशेस हैं, फिशेस मरकरी खा रही हैं। और मरकरी क्यों खा रही हैं? क्योंकि ये मरकरी डंप हो रहा है ओशन में, मरकरी खा रही है, मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन उनमें बढ़ रहा है। फिशेस बस ह्यूमन खा रहे हैं, ह्यूमन में मरकरी आ रहा है, उसके वजह से मरकरी पॉइजनिंग हो रही है। तो ये क्या है? मीना माता में ये चीज हो रही थी। तो मरकरी पॉइजनिंग रोकने के लिए मीना माता कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। और मीना माता कन्वेंशन के ऊपर हम पढ़ रहे हैं 6 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 6ठी बार ये मीटिंग हुई है मीना माता कन्वेंशन को लेके। मीता माता कन्वेंशन मरकरी अभी इस बार कहाँ हुआ है? जनेवा में। मेंबर नेशन अग्रीड टू फेज आउट मरकरी बेस्ड डेंटल अमलगम्स। तो अब मरकरी का हार्मफुल इफेक्ट है, सबको पता है ना। बट फिर भी मरकरी कहाँ लगता है? लोगों की दांतों में लगता है। देखो कैपिंग्स वगैरह में फिलिंग में मरकरी यूज होता है, ठीक बात है ना। तो मरकरी, मरकरी कितना हार्मफुल है, फिर भी आप दांतों में लगाते हो। दांतों से वो कहाँ जाएगा? आपके पेट में, बॉडी में जा रहा होगा, है ना। तो हार्मफुल है, ठीक है, हैवी मेटल है वो। तो ये मरकरी को फेज आउट करना है, अचानक से खत्म नहीं होगा। मरकरी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के 2024 तक डेंटल जो फिलिंग होता है, डेंटल अमलगम्स होता है, वहां से हटाना है। द डिसीजन इज पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू एलिमिनेट सोर्सेज ऑफ मरकरी पॉल्यूशन अफेक्टिंग बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। मरकरी Hg इज अ नेचुरली अकरिंग हैवी मेटल, एटॉमिक नंबर होता है 80, सिल्वरी व्हाइट होता है, आपने देखा होगा, डेंस होता है, डक्टाइल होता है, ओनली मेटल लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठंडा करोगे तब जाके ये सॉलिड की जैसा दिखेगा। नेचुरल सोर्स क्या है? वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है, ओशियनिक एमिशन है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से निकलेगा, माइनिंग, सीमेंट एंड मेटल प्रोडक्शन से निकलेगा। कहाँ कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कंडक्शन में, थर्मोमीटर्स में सबसे ज्यादा मरकरी आपने देखा होगा, बैटरीज में, लैंप में, डेंटल फिलिंग में। मरकरी हार्मफुल क्यों है? मरकरी रिलीज इनटू एयर और वाटर कन्वर्ट्स इनटू मिथाइल मरकरी, अ हाईली टॉक्सिक फॉर्म एब्जॉर्ब बाय एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ फिशेज जो हैं ये मिथाइल मरकरी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो भी वाट पानी में रहता है। अब ये एक्यूमुलेट होते रहता है, छोटी मछली को बड़े मछली ने खाया, फिश ने खाया, और भी मछलियां खाई, तो ये मरकरी क्या है? एक्यूमुलेट होता रहेगा बड़े फिश के अंदर, उसको इंसान खाएगा, उसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। इवन स्मॉल एक्सपोजर, आई रिपीट, स्मॉल स्मॉल एक्सपोजर से भी नर्वस, रीनल, डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम में फैटल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो मीना माता कन्वेंशन को जापान में पकड़ा गया है ना। मीना माता बे है, वहां पे जगह है मीना माता बे, ओशियन बे मतलब ओशियन। एडॉप्टेड इन 2013, 2017 से फोर्स में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ फ्रॉम मरकरीज एडवर्स इफेक्ट। माइनिंग में, ट्रेड में, प्रोडक्ट यूज में, हर जगह मरकरी को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, जो कि ह्यूमन हेल्थ को खराब करे, इकोसिस्टम को खराब करे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसको एक तरह से, इसका सेक्रेटेरिएट का काम कर रहा है। इंडिया के अलावा 153 मेंबर इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया ने भी 2014 में साइन किया, 2008 में साइन किया, मतलब रेटिफाई किया। इंडिया भी सपोर्ट करता है कि 2034 तक मरकरी बेस्ड डेंटल एमलगम्स हमें हटाना होगा और मरकरी फ्री अल्टरनेटिव्स को डेंटिस्ट्री में, डेंटिस्ट में लेके आना होगा। कॉप 36 में डिसीजन क्या है? मरकरी को 2034 तक डेंटल फिलिंग से हटाओ। स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट, स्किन लाइटनिंग कॉस्मेटिक्स में भी एलिमिनेट करना है, ठीक है। टाइम बाउंड ग्लोबल ट्रांजिशन होना चाहिए, टाइम बाउंड है ना 2034, ठीक है। मरकरी क्या है? डेंटल एमलगम इज अ मिक्सचर कंटेनिंग 50% एलिमेंट मरकरी ब्लेंडेड विद सिल्वर, टीन एंड कॉपर। However, over time, small mercury vapor can be released during chewing or dental removal, posing health and occupational risk. इसके वजह से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। Challenges and concern,
डोनर शॉर्टेज, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ आई एंड ऑर्गन, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, यहां तक दिस इज द प्रॉब्लम अबाउट मर्करी, ठीक है। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिसीजन क्या है? रिड्यूसेस मर्करी एक्सपोजर फॉर पेशेंट्स, डेंटिस्ट एंड एनवायरमेंट, encourage innovation in biocompatible non-toxic dental materials align with sustainable development goals। SDG 3 जो आपके लिए हेल्थ की बात करता है, SDG 2 ठीक है जो सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात करता है। लास्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने डिमांड किया कि भाई आप ही हो जो हमारे ये इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं, खासकर बस्टर्ड को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हर्ड अ प्ली टू सेव द इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकॉन। लेसर फ्लोरिकॉन, दो स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं दोनों। फर्स्ट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। एंड सेकंड है लेसर, लेसर छोटा है इसलिए लेसर नाम है, फ्लोरिकन। दोनों बस्टर्ड ही हैं, ठीक है, बस्टर्ड कैटेगरी के एनिमल है। ये बहुत साइज में बिग होता है या ये साइज में बहुत स्मॉल होता है। स्मॉलेस्ट होता है, वो बिगेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, ठीक है। दोनों ये ऑलमोस्ट ये राजस्थान में मिलेंगे आपको, गुजरात में मिलेंगे, एमपी वगैरह में मिलेंगे, ठीक है। एमपी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इतना नहीं मिलता है, बट लेसर फ्लोरिकन आपको एमपी में भी मिलेगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं दोनों, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आईयूसीएन ने इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया है। Justice P.S. Narasimha said Western ideas like intergenerational equity cannot truly protect such species. He emphasized that conservation should focus on nature's own value, not just human benefit. The case highlighted India's need for an eco-centric approach to biodiversity protection. What is the Great Indian Bustard? Great Indian Bustard क्या है? Great Indian Bustard is among the heaviest flying bird native to the Indian subcontinent. Indian subcontinent का native है, large ground bird है, ground पे बहुत large होता है, लॉन्ग नेक है, बेयर लेग्स हैं, ठीक है, और ओमनीवोरस है, सब कुछ खाएगा, ग्रास भी खाएगा, इंसेक्ट्स भी खाएगा, रेप्टाइल्स भी खाएगा। ओमनीवोरस मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाएगा। फाउंड मेनली राजस्थान का थार डेजर्ट में मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी मिलेगा। ड्राई ग्रासलैंड और स्क्रबलैंड में रहना पसंद करता है, ठीक है। डेंस फार्मिंग जहाँ हो रही है डेंस, वहां भी रह लेगा। इट ब्रीड्स ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स और ये स्पेसीज ब्रीड करते हैं। इसका लाइफ ईयर 12 से 15 साल तक होता है। इंडेंजर्ड क्यों है? हैबिटाट लॉस, एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, और विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, बड़े बड़े विंड मिल इसको मारते जाते हैं, ठीक है। पावर लाइन से इनको कोलिजन होता है, पावर लाइन पर मर जाते हैं ये लोग। पोचिंग भी होता है, इनका एग्स भी कलेक्शन होता है, पोचिंग करके लोग मीट खाते हैं। फ्रेगमेंटेड हैबिटाट है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीधे सीधे बोला है डायरेक्टेड बरिंग ऑफ हाई वोल्टेज पावर लाइंस इन बस्टर्ड हैबिटाट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोक्यूशन। जो हाई वोल्टेज पावर लाइन है वो जमीन के अंदर से गुजरे सो दैट कि बस्टर्ड का इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं हो। दूसरा है लेसर फ्लोरिकॉन। लेसर फ्लोरिकॉन स्मॉलेस्ट बस्टर्ड है, फाउंड ओनली इन इंडिया, दैट इज आई रिपीट ओनली इन इंडिया। यह आपको जो हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये इंडिया में तो मिलता ही है। और थार डेजर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको आप पाकिस्तान में भी मिलेगा, ठीक है, बट ये लेसर फ्लोरिकॉन इंडिया में ही मिलेगा। राजस्थान में बहुत कॉमन था, पॉपुलेशन 97% डिक्लाइन कर गया है ना। लोकली कॉल्ड तनमर और खरमूर, तरमर और खरमूर के नाम से जाना जाता है। लिंक टू द वर्ड पिकॉक, पिकॉक से करके इसको लिंक किया जाता है, बट पिकॉक नहीं है ये। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिलता है। वन ऑफ 3 बस्टर्ड स्पेसीज एंडेमिक टू इंडिया। 3 बस्टर्ड में यही एक एंडेमिक टू इंडिया, मतलब सिर्फ इंडिया में ही पाया जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा। बंगाल फ्लोरिकॉन तो वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा। लेसर फ्लोरिकॉन फेसेस डिक्लाइन ड्यू टू हैबिटाट लॉस, हंटिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्ड 1 में ही होता है जनरली, जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो। और साइट्स के बारे में अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, अपेंडिक्स 2 में आता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड को रेगुलेट करता है। मीना माता कन्वेंशन के बारे में 3 ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन। पॉज करिए, आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकॉन के बारे में 3 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन। पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ये पहले वाले आंसर हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स वाला, है ना। पुराने जो लास्ट दिन के प्रीवियस एमसीक्यू हैं उनके आंसर आप देख सकते हो सीधे सीधे, ठीक बात है। तो गूगा बिल लिक के बारे में है। तो इसी के साथ ही
आज का डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।